नमस्कार साथियों, सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए साथियों, इस परिवार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम अपनी सामान्य विज्ञान की शुरुआत करेंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की शुरुआत करेंगे। जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे बारीक कंसेप्ट को समझना है, हर विषय के कंसेप्ट को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे तो इसके 3 सेगमेंट होते हैं। अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे तो इसके 3 सेगमेंट होते हैं। एक जो इसका सेगमेंट होता है वो होता है बायोलॉजी। एक जो इसका सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है? बायोलॉजी होता है। दूसरा जो उसका सेगमेंट होता है वो होता है साथियों फिजिक्स। और तीसरा जो इसका सेगमेंट होता है वो होता है केमिस्ट्री। तीसरा इसका जो सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है? केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अगर हम बायो की बात करेंगे तो देखिए बायोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि मानव का शरीर कैसे काम करता है, अन्य जंतुओं के शरीर कैसे काम करते हैं, उनके अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, कैसे डाइजेशन सिस्टम काम करता है, रिप्रोडक्शन की क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीजों को हम सीखते हैं बायो में। फिजिक्स में हम ये सीखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी यंत्र हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करती हैं, उनके पीछे की थ्योरी क्या है। इन सब बातों को हम किस में सीखते हैं? फिजिक्स में सीखते हैं। केमिस्ट्री में साथियों हम सीखते हैं कि केमिकल्स क्या होते हैं, उन केमिकल्स की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। और साथियों ये तीनों ही साइंस आपस में कनेक्ट होती हैं, वो कैसे कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इन सब बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। बहुत सारे सवाल यहाँ पूछे जाते हैं, आपकी बायो में भी पूछे जाते हैं। ठीक ठाक वो ईवीएस एनवायरमेंट का पोर्शन भी इससे पूरा का पूरा कनेक्ट रहता है, तो वहां भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से, यानी कि जीव विज्ञान से। ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी जो शब्द लिखा हुआ है वो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द जो इसमें लिखा हुआ है साथियों वो लिखा हुआ है बायो। वो क्या लिखा हुआ है? बायो। इसको हम बायोस भी कह देते हैं। और दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लोगोस। लोगोस लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम लॉजी भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉजी या लोगोस। अगर हम इसके मीनिंग की बात करेंगे, अगर हम इसके मीनिंग की बात करेंगे तो बायोस जो शब्द है उसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो निकल कर आता है सजीव। सजीव या फिर लिविंग, सजीव या फिर लिविंग। ठीक है, अगर हम लोगोस की बात करेंगे तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो निकल कर आता है स्टडी या फिर अध्ययन। स्टडी या फिर अध्ययन। ठीक है साथियों, तो इसका जो मीनिंग है वो अध्ययन हो गया, इसका जो मीनिंग है वो सजीव हो गया। अब हमें यहां से आगे समझना है, तो इस पूरे शब्द का सेंस क्या हो गया? तो सर इस पूरे सेंस का जो शब्द निकल कर आता है वो निकल कर आता है ऐसा विज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसमें जिसमें सजीवों का जिसमें सजीवों का अध्ययन जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जो शब्द है इसका मीन क्या निकल कर आता है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द हमारे दिमाग में और आने चाहिए, और वो शब्द क्या है? वो शब्द ये है कि सर सजीव क्या है और सर निर्जीव क्या है। ठीक है, तो 2 शब्द ये हैं। सजीव को हम बोलते हैं सर लिविंग, सजीव को हम बोलते हैं लिविंग, और निर्जीव को हम बोलते हैं नॉन लिविंग। निर्जीव को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है साथियों, सजीव और निर्जीव में कुछ बेसिक से अंतर होते हैं, वो सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम सजीव की बात करेंगे तो सजीव वो होते हैं जो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी वंश वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते। यानी कि अगर बात प्रजनन की करेंगे तो सजीव वो होते हैं जो क्या कर रहे हैं साहब?
प्रजनन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं। अगर हम बात करेंगे, है ना, जो सजीव हैं वो पाचन करते हैं, पाचन करते हैं यानी कि डाइजेशन करते हैं, निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है, निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात। अगर हम सजीवों की बात करेंगे तो ये श्वसन की क्रिया कराते हैं, जबकि ये ऐसी क्रिया नहीं कराते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है सजीव और निर्जीव को जानने की, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ना। सजीव जो है वो ये सारी क्रियाएं करते हैं, जबकि निर्जीव ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बायोलॉजी को पढ़ने समय हम इसको क्या करते हैं, चीजों इसको बांट लेते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मुख्य रूप से 3 भागों में उसको हमने बांट लिया है। एक जो उसका भाग होगा सर वो होगा एनिमल किंगडम, एक जो उसका भाग होगा सर वो होगा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। एक जो भाग है उसका वो कौन सा है, एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम का मतलब हो गया जंतु जगत, एनिमल किंगडम का मतलब क्या हो गया, जंतु जगत हो गया, ठीक है। दूसरा हमने जो पार्ट्स इसका बनाया है वो बनाया है प्लांट किंगडम, दूसरा जो हमने इसका पार्ट बनाया है वो कौन सा बनाया है, प्लांट किंगडम। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पादप या वनस्पति जगत, पादप या वनस्पति जगत, पादप या वनस्पति जगत बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा पार्ट्स है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है साथियों। तो 3 प्रकार से हमें बायोलॉजी को पढ़ना है, हमने इसको बांट लिया है, कितने भागों में बांट लिया, 3, और एक एक करके हमें इन सारी चीजों को सीखना है। एनिमल किंगडम में हम जंतुओं की बात करते हैं, जंतु का शरीर कैसे काम करेगा, जंतु कौन कौन से जंतुओं में आते हैं, कौन पादपों में आते हैं, ये सब विभाजन इसमें हमें करना है। जंतु जगत में हम बैक्टीरिया से बात शुरुआत करेंगे, विशालकाय जंतु व्हेल तक की बात हमें करनी है कि इनके शरीर का मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो इनकी बात हमें, जंतुओं की बात इसमें करनी है। प्लांट्स, वनस्पतियां क्या होती हैं, वनस्पतियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब बातों को हमें इसमें बात करनी है, वनस्पति विज्ञान में बात करनी है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो बात हमें इसमें करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें इन तीनों विज्ञानों को जब हमें बांटकर पढ़ना है तो इन पर जिन लोगों ने काम किया है उनको हम इनका जनक मानते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ एनिमल किंगडम, फादर ऑफ एनिमल किंगडम, तो फादर ऑफ एनिमल किंगडम जो माने जाएंगे हमारे वो है एरिस्टोटल, फादर ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का पिता किसको माना जाता है, तो जंतु जगत का पिता माना जाता है सर अरस्तु को। किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु को माना जाता है जंतु जगत का पिता। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो फादर ऑफ प्लांट किंगडम किसको माना जाता है, तो फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ प्लांट किंगडम। अगर हम फादर ऑफ प्लांट किंगडम की बात करेंगे, इसके फादर माने जाते हैं साहब थियोफ्रेस्टस, 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 ठीक है, क्या माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करेंगे तो इसके जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे, इसके फादर माने जाते हैं एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक, ठीक है साथियों।
अब हम यहाँ से ये सीख पाए कि एनिमल किंगडम, फादर ऑफ एनिमल किंगडम कौन है? तो अरस्तु है ना। फादर ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? तो थियोफ्रिस्टस है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यदि फादर ऑफ बायोलॉजी ही पूछ लिया जाए, जीव विज्ञान का पिता पूछ लिया जाए, तो हम किसको टिक करेंगे? तो अगर सवाल ये आए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो हम आंसर टिक करेंगे सर अरस्तु। किसको मानेंगे हम? अरस्तु को मानेंगे। ठीक है, किसको मानेंगे हम? अरस्तु को मानेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ फैक्ट है, आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। बाकी हम एनिमल किंगडम से बात अपनी करना शुरू करते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम से बात करना शुरू करते हैं। अगर देखिए एनिमल किंगडम की बात करेंगे, एनिमल किंगडम की बात करेंगे यानी कि जंतु जगत की बात करेंगे, जंतु जगत। ठीक है, अब देखिए जंतु जगत की यदि मैं बात करना स्टार्ट करता हूं तो इसको हमें कैसे पढ़ना है ये समझ लीजिए, है ना। जंतु जगत में अगर बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली मनुष्य के शरीर का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके शरीर का अध्ययन करने के साथ साथ जो अन्य जंतु हैं उसको कंपैरिजन करेंगे कि ह्यूमन के शरीर में कैसी चीजें हैं, फिर बाकी इन जंतुओं के शरीर में कैसी चीजें हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो कंपैरेटिवली अध्ययन करना है अन्य जीवों के साथ मनुष्य का। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बन के क्रिएट होगी आपके दिमाग में जंतुओं की। ठीक है, तो देखिए जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में जो एक पोर्शन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक पोर्शन जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो पोर्शन पढ़ते हैं मानव शरीर। एक पोर्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे इसमें मानव शरीर। मानव शरीर, इसको बोला जाता है सर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हमें इसमें पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी को हमें इसमें पढ़ना है। दूसरी तरफ ये तो हमारा ब्रॉड रूप हो गया, बड़ा रूप हो गया कि मानव का शरीर। दूसरी तरफ हम इसमें पढ़ेंगे कि मानव का जो शरीर है या अन्य जंतुओं का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है। तो एक तरफ हम इसमें पढ़ेंगे सेल, एक तरफ हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे, है ना। ये कोशिका प्लांट्स की अलग होती है, जंतुओं की अलग होती है। उन दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को हमें समझना है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर हम मानव शरीर की बात करेंगे तो इसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इसी सेगमेंट को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोला जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब यही है कि मानव का शरीर कैसे कार्य करता है, ये इसका सेंस है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। आपके पेपरों में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से सवाल आते हैं। प्रायोरिटी इसको देनी है, सीखना उसको भी है। ठीक है, तो मानव शरीर, अब देखिए अगर हम मानव के शरीर की बात करेंगे तो जो मानव का शरीर है वो कैसे बना होता है, इन सब बातों को हमें सीखना है। एनिमल किंगडम से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम मानव शरीर की बात करेंगे तो जो मानव शरीर है वो कई सारे तंत्रों से मिलकर बना होता है। जो मानव का शरीर है वो कई सारे तंत्रों से मिलकर बना होता है। उन तंत्रों की हमें बात करनी है। ठीक है, उन तंत्रों की हमें बात करनी है। जैसे समझिए, अगर मानव के शरीर की बात करेंगे तो जो मानव का शरीर है, जैसे मानव के शरीर में एक तंत्र होता है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र होता है सर? एक तंत्र होता है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हमें बात करनी है कि डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। डाइजेशन में हम ये बात करते हैं कि हमारा जो भोजन हम जिसको खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा, कहाँ उसका पाचन होगा, इन सब की बात हमें करनी होगी। डाइजेस्टिव से संबंधित कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, स्टमक कैसे काम करता है, छोटी आंत क्या करती है, अपेंडिक्स की बात हम इसमें कर लेंगे, अपेंडिक्स क्या होती है ना, बक्कल कैविटी पूरा जो है वो हम इसमें सीख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो तंत्र है इसकी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्क्यूलेटरी
सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये जानेंगे कि ब्लड क्या होता है ना, ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर, ब्लड के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, रक्त का थक्का कैसे बनता है, रक्त से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं, उन सबको हम कौन से चैप्टर में कवर करने वाले हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे श्वसन तंत्र पर। किस पर आएंगे सर? तो हम आएंगे श्वसन तंत्र पर। श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, श्वसन की बात करेंगे। श्वसन क्या होता है? केवल श्वास लेना और श्वास को बाहर छोड़ देना ही श्वसन नहीं है। उस श्वसन से एनर्जी हमें कैसे मिल जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, है ना, उसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं, क्रेब्स चक्र क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, कोशिका द्रव्य में कौन सी क्रिया हो रही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया हो रही है। तो ये सारी चीजों को हम किस में सीखेंगे? श्वसन में सीखेंगे। फेफड़ों से संबंधित जितनी बातें हैं, लंग्स से संबंधित जितनी बातें हैं, किस में करेंगे? श्वसन तंत्र में करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद जो अगला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं से कुछ अच्छी चीजें बन रही हैं जो शरीर अपने काम में ले रहा है, कुछ खराब चीजों का निर्माण हो रहा है जो शरीर बाहर निकाल रहा है। तो जो बाहर निकालने की क्रिया है वो उत्सर्जन है। यूरिन का निर्माण कैसे होता है, पसीने का निर्माण कैसे होता है, यूरिन, किडनी की क्या भूमिका है, ठीक है, लिवर की क्या भूमिका है, ये सब बातें हम किस में करने वाले हैं? उत्सर्जन तंत्र में करने वाले हैं, है ना। ऐसे ही कंकाल तंत्र की बात हम करेंगे कि कंकाल तंत्र में हड्डियां क्या होती हैं, है ना, लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, हड्डियां मांसपेशियों से कैसे जुड़ी होती हैं, ये सब बातें हमें इसमें करनी है। तो कौन सा तंत्र है वो? कंकाल तंत्र की बात हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही कंकाल तंत्र के बाद हम प्रजनन तंत्र पर आ जाते हैं। प्रजनन तंत्र में हम शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, इन सब बातों को सीखते हैं। डीएनए की क्या भूमिका है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो ये सब बातों को हम प्रजनन तंत्र में करेंगे, है ना। ऐसे ही हम नर्वस सिस्टम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि इसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है इसकी बात, ब्रेन की भूमिका क्या है, न्यूरॉन क्या होता है, इन सब की बात हम किस में करते हैं? तंत्रिका तंत्र में करते हैं। तो कुल मिला के लगभग 8 तंत्र हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनसे मिलाकर हमारी बॉडी बनी होती है। उनमें से टाइम को खराब ना करते हुए हम एक एक तंत्र से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं चीजों को क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये बताइए मानव शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है, मानव शरीर को ऊर्जा देने के लिए कौन कौन से तंत्र काम करते हैं, तो उन सब की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो चीजें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम ह्यूमन बॉडी से। कहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम? ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, तो ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एक ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो मानव का शरीर है, जो मानव का शरीर है, वो जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। अगर अंग तंत्र की बात करेंगे तो जो अंग तंत्र है वो किससे मिलकर बने होंगे सर? तो वो मिलकर बने होंगे ऑर्गन से। किससे मिलकर बने होंगे? अंगों से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे? वो अंगों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, अंग किससे मिलकर बने होंगे? तो अंग मिलकर बने होंगे सर टिश्यू से, ऊतक से। किससे मिलकर बने होंगे? ऊतक से मिलकर बने होंगे, टिश्यू से मिलकर बने होंगे। ठीक है ना। और टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे? तो टिश्यू मिलकर बने होंगे सेल से।
किससे मिलकर बने होंगे? सेल से मिलकर बने होंगे, कोशिका से मिलकर बने होंगे। ठीक है, किससे मिलकर बने होंगे? कोशिका से मिलकर बने होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यानी कि इस पूरे जीवन की या पूरे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो वो होती है हमारी सेल। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो वो होती है हमारी सेल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका से मिलकर ऊतक। देखिए ऊतक की खास बात क्या है? एक समान प्रकार की कोशिकाएं जब मिलेंगी तो ऊतक बन जाएंगे, और समान प्रकार के जब ऊतक मिलेंगे तो अंग बन जाएंगे, और लगभग एक जैसा ही काम जो कर रहे होंगे वो अंग अंग तंत्र बना देंगे, और उसके बाद हमारी क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बॉडी, है ना। तो सेल एक स्वतंत्र इकाई है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी एक स्वतंत्र इकाई क्या है? सेल है। हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी से मिलकर क्या बनेंगे सर? तो ह्यूमन बॉडी अगर कई सारी मिल जाएंगी तो क्या बनेगी? जनसंख्या। क्या मिलेगी सर? हमें जनसंख्या, है ना। अगर हम ईवीएस में जाने की कोशिश करें तो वो क्या बन जाएगी? जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मिल जाएगी। हम पॉपुलेशन से और बढ़ेंगे तो कम्युनिटी बनेगी। क्या बनेगी? कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। क्या मिलकर बनेगा सर? समुदाय। ठीक है, जब समुदाय मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? बायोम बनेगा। क्या बनेगा? बायोम बनेगा। और जब बायोम बन जाएंगे तो बायोस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा सर? बायोस्फीयर बनेगा। जैव मंडल बनेगा, जैव मंडल। और इसी जैव मंडल की अगर बात करेंगे तो इनको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी सर? हमारी अर्थ बन जाएगी। हमारी क्या बन जाएगी? पृथ्वी बन जाएगी। ठीक है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? सोलर सिस्टम में स्थित है। सोलर सिस्टम कहाँ स्थित है? तो वो कॉन्स्टलेशन तारामंडल में स्थित है। तारामंडल कहाँ स्थित है? गैलेक्सी में। और गैलेक्सी कहाँ स्थित है? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। यानी कि बड़ी यूनिट क्या है सर? ब्रह्मांड। और छोटी यूनिट क्या है सर? सेल, कोशिका। आप इस चीज को कनेक्ट कर पाइए। देखिए सारा खेल कनेक्ट करने का है। जितना ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर लोगे उतने ज्यादा आप होशियार हो जाओगे, समझदार हो जाओगे और चीजों को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो सारा खेल कनेक्ट करने का है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से बहुत प्यार से जुड़ा हुआ होता है, अगर बस हमें जोड़ना आना चाहिए तो वही हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। उससे बड़ी यूनिट क्या है? ऊतक है। उससे बड़ी यूनिट क्या है? अंग है। अंग किस क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र बना देते हैं, जो अभी मैंने बताए थे आपको, जिसमें पाचन तंत्र था। अगर हम मान लीजिए तंत्रों का अध्ययन करना स्टार्ट करें तो जब हम तंत्रों को पढ़ लेंगे तो अंगों को भी पढ़ लेंगे, ऊतकों को भी पढ़ लेंगे, कोशिका की भी जानकारी हमें मिल जाएगी। और जब इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो ह्यूमन बॉडी के बारे में तो हम जान ही जाएंगे। ह्यूमन बॉडी जनसंख्या बनाती है, जनसंख्या एक समुदाय बनाती है, समुदाय बायोम बनाता है, बायोम बायोस्फीयर बनाता है, और बायोस्फीयर अर्थ बनाती है ना। बायोस्फीयर मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? अर्थ का निर्माण हो जाएगा, है ना। ऐसा स्थान जहां किसी न किसी रूप में जीवन संभव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। जो आप वायुमंडल पढ़ते हो, जो आप स्थल मंडल पढ़ते हो, जल मंडल पढ़ते हो, वो सब इसका हिस्सा है, पृथ्वी। और वो मैंने बताया कि पृथ्वी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, मैं सवाल ये पूछूं कि सर मानव के शरीर को ऊर्जा देने के लिए कौन कौन से तंत्र काम करते हैं? मानव के शरीर को एनर्जी देने के लिए कौन कौन से तंत्र काम करते हैं? तो उनमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा वो आएगा पाचन तंत्र। कौन सा आएगा सर? पाचन तंत्र। तो हम अपनी बात को पाचन तंत्र से शुरुआत करेंगे, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, हम बात करेंगे ह्यूमन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, इसका मतलब हुआ मानव पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, इसकी बात हमें करनी है, इसकी बात हमें करनी है कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले
तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो कैसे एनर्जी देता है। तो देखिए मानव के पाचन तंत्र में हम क्या क्या चीजों को सीखने वाले हैं ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम ये सीखेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, वो कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है, और कितने ऐसे ऑर्गन हैं जो पाचन में हेल्प कर रहे हैं, कितने ऑर्गन हैं जो पाचन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। इन बातों को हमें सीखना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कोई भी तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो किससे मिलकर बना होता है सर, तो वो अंगों से मिलकर बना होता है। कोई भी जो तंत्र है वो किससे मिलकर बना होगा, अंगों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम इस चीज को समझते हैं कि जो पाचन तंत्र है ये भी तो अंगों से मिलकर ही बना होगा। तो ये दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। एक इसमें आएंगे सर पाचन अंग, एक इसमें क्या आएंगे, पाचन अंग आएंगे। अगर हम पाचन अंगों की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। और दूसरे जो इसमें आएंगे वो आएंगी सर पाचन ग्रंथियां। दूसरी जो इसमें आएंगी वो क्या आएंगी, पाचन ग्रंथियां। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। देखिए जो ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो हमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम ग्रंथियां कहते हैं। जैसे यानी कि ग्रंथियां ऐसे अंग हैं, ऐसे अंग जो हमें विशेष प्रकार के पदार्थ देते हैं, जो हमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ देते हैं। ये पदार्थ क्या है सर, तो ये पदार्थ कुछ भी नहीं है, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन। अब सर ये एंजाइम और हार्मोन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में जो केमिकल हमें हेल्प करेगा, सहायता करेगा, उसी को हम एंजाइम और हार्मोन कहेंगे। सर ये कहां से आ गई नई चीज, तो देखिए ये हार्मोन और एंजाइम कुछ भी नहीं होते, ये बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं सर, प्रोटीन होते हैं। देखिए एंजाइम और हार्मोन बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन हैं, उन्हीं प्रोटीन में से कुछ हिस्सा प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन को भी हम प्रोटीन कह देते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन हैं। समय के साथ आपको हर प्रोटीन के बारे में पता होगा कि इस प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, तो जल प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इन्हीं से पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है। हमारे बाल ये किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारे नाखून ये किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। हमारी आंख में जो लेंस होता है वो किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन क्या है सर, प्रोटीन है सर वो भी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। उन्हीं प्रोटीन में से एंजाइम और हार्मोन भी क्या है सर, प्रोटीन है। आप ब्लड को पढ़ते हैं तो ब्लड में आप पढ़ते हैं कि मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है, वो क्या है, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हमारी बॉडी में ये जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पाचन अंग क्या होते हैं और वो पाचन अंग क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए, जैसे पाचन अंगों की बात करेंगे तो पाचन अंगों में सर अगर हम आगे की ओर चलेंगे तो इसमें सबसे पहला जो अंग आता है वो आता है मुख गुहा। क्या आता है इसमें सबसे पहला अंग, तो वो आता है मुख गुहा। मुख गुहा को क्या बोला जाता है, तो मुख गुहा को बोला जाता है वक्कल कैविटी। क्या बोला जाता है सर, वक्कल कैविटी, ठीक है। इस मुख गुहा के कितने भाग होंगे, इस मुख गुहा के भागों की बात करेंगे तो इसमें हम होंठ की बात करते हैं कि होंठ की क्या इंपॉर्टेंस है, लिप, ठीक है। इसमें हम जीभ की बात कर लेते हैं, टंग के क्या कार्य हैं, है ना, जीभ की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम दांतों की बात कर लेते हैं कि दांतों की क्या इंपॉर्टेंस है, टीथ, ठीक है, दांतों के क्या कार्य हैं। तो ये मुख गुहा में हो गया।
मुख गुहा में जैसे ही भोजन आगे बढ़ेगा, वो भोजन, यहाँ हमारी दो नलियां होती हैं, यहाँ हमारी दो नलियां होती हैं। एक नली होती है ईसोफेगस, ग्रास नली, भोजन की नली, और दूसरी नली होती है एयर पाइप, जिसमें हवा जाती है। ठीक है, अब क्योंकि हवा वाले पाइप की बात हम किस में करेंगे, श्वसन तंत्र में करेंगे, यहाँ हम भोजन नली की बात करेंगे। तो जो भोजन नली है उसका नाम क्या है सर? उस भोजन नली को बोलते हैं ईसोफेगस। उस भोजन नली को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन जैसे ही आगे बढ़ेगा वो चला जाएगा स्टमक में। कहाँ चला जाएगा वो? स्टमक में चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। ठीक है, आमाशय भी इसका हिस्सा आएगा, है ना। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाएगा सर? तो उसके बाद भोजन चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ चला जाएगा भोजन? तो भोजन चला जाएगा छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा वो? छोटी आंत में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो उसके बाद छोटी आंत के बाद जो भोजन है वो चला जाएगा सर बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ चला जाएगा वो? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ एक पोर्शन होता है जिसे हम एनस कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, जहां से हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो उसके बाद वो भोजन कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा एनस से बाहर। इसको गोदा मार्ग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एनस के माध्यम से वो भोजन कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यानी कि इस पाइप में, ये यहां से लेकर यहां तक एक खुला हुआ पाइप है, जो यहां से लेकर ये यहां तक एक खुला हुआ ओपन पाइप है। इस पाइप को ही नाम दिया जाता है आहार नाल। क्या नाम दिया जाता है इसको? आहार नाल। ठीक है, आहार नाल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल। लगभग 9 से 10 मीटर, 9 से 10 मीटर के आसपास इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। आप ये मत सोचिए कि 9 से 10 मीटर का तो मनुष्य ही नहीं होता। देखिए, इस 9 से 10 मीटर में अगर बात करेंगे तो हमारी 6 से 7 मीटर की तो छोटी आंत हो जाती है, 1 से 1.5 मीटर की बड़ी आंत हो जाती है। तो ये हिस्सा कवर हो जाता है पूरा। यानी कि जो हमारी आहार नाल है वो आहार नाल 9 से 10 मीटर की होती है। और उस आहार नाल में मुख गुहा आती है सर? हाँ, आती है। मुख गुहा के बाद ईसोफेगस आहार नाल का हिस्सा है, स्टमक हमारी आहार नाल का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन आहार नाल का हिस्सा है, और एनस भी हमारा आहार नाल का हिस्सा है। कभी कभी सवाल वो ऐसे ही दे देता है आहार नाल का हिस्सा नहीं है, और इस उन 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से डाल दिए, एक ऑप्शन हार्ट डाल दिया। तो हार्ट हमारे आहार नाल का हिस्सा नहीं है, किडनी हमारी आहार नाल का हिस्सा नहीं है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्या हो गए? पाचन अंग हो गए। ये हमारे क्या हो गए? पाचन अंग। यानी कि हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिस तंत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस तंत्र में इतनी सारी बातों को हमें पढ़ना है, इतनी सारे अंगों के बारे में हमें जान लेना है। ठीक है, अगर उसके बाद बात करेंगे कि पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं, तो देखिए सर, पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं उनको समझिए। जैसे पाचन ग्रंथियां तो अभी मैंने बताया कि ऐसे पदार्थ, ऐसे अंग जो हमें विशेष प्रकार के पदार्थ प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा सर यकृत। कौन आएगा इसमें? यकृत। यकृत का मतलब लिवर। लिवर, इसको जिगर भी बोल देते हैं, लिवर हो गया। इसमें और एक आएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय मतलब पेन क्रियास। क्या आएगा इसमें? अग्न्याशय यानी कि पेन क्रियास। और अग्न्याशय के बाद बात करेंगे तो इसमें आएंगी लार ग्रंथियां। ठीक है, भोजन को पचाने में हमारी लार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ठीक है, लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? लार ग्रंथियां हो गई। ठीक है, तो इतने सारे चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस पाचन तंत्र में, और एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से सीखना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप ये क्लास करेंगे तो उसके बाद में आप पहले से बहुत बेहतर होंगे साइंस में। ठीक है, इतना मेरा विश्वास है। ये विश्वास आप भी थोड़ा सा बनाइए और चीजों को 1-2 बार देखिए, उसके बाद खुद एनालिसिस करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे।
तो मैंने बताया था पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट लिया है, एक तो पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां। देखिए अंग जो होते हैं वो हमारे कौन से हैं, तो वो सब आहार नाल के हिस्से में आ गए। मुख गुहा हमारा एक अंग है। भोजन की शुरुआत, पचने की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मुख में पचना स्टार्ट होता है, कितने % वो पच जाता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पाचन ग्रंथियां हैं, ये हमें जूस प्रोवाइड कराएंगी, रस प्रोवाइड कराएंगी, जिसकी वजह से हम भोजन को क्या करेंगे, पचा पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इतनी सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे पाचन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा होगा वो होगा पाचन। कि पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है, यानी कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है साथियों, डाइजेशन क्या होता है। देखिए शरीर में दो क्रियाएं होती हैं, समझना ध्यान से। शरीर में दो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था एक हमारी बॉडी है, एक हमारी बॉडी है और एक हमारी सेल है। एक क्या है सर, सेल है। बड़ी यूनिट क्या है यहां पर, ये है बॉडी, है ना, ये हमारी लार्ज यूनिट है ह्यूमन की बॉडी। स्मॉल यूनिट क्या है यहां पर, तो वो सेल है। स्मॉल यूनिट क्या है यहां पर, सेल है। ठीक है, चीजों को हमें यहां से यहां पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, सेल में। देखो एक बात और सुन लीजिए, शरीर में जितनी भी क्रियाएं हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं कोशिका के स्तर पर होती हैं, वो सारी क्रियाएं सेल के स्तर पर होती हैं। यानी कि पाचन की यदि बात करेंगे तो आप सोचते हैं कि आपने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद में जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी क्रियाएं, वो किसके स्तर पर हो रही हैं, सेल के स्तर पर हो रही हैं, कोशिका के स्तर पर हो रही है ना। प्रजनन की भी बात करेंगे तो वो भी किसके स्तर पर होती है, सेल के स्तर पर। समझ में आ गई बात। ठीक है, श्वसन की भी बात करेंगे तो वो किसके स्तर पर हो रही है, सेल के स्तर पर। यानी कि जितनी बड़ी क्रियाएं आप नाम आप देख रहे हैं, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, पाचन हो गया, प्रजनन हो गया, सोचने की क्रिया हो गई, समझने की क्रिया हो गई, ये सारी क्रियाएं हमारी किस लेवल पर हो रही हैं, सेल के लेवल पर हो रही हैं। समझ में आ गई बात, कोशिका के स्तर पर सारी क्रियाएं होती हैं। तो हमें चीजों को वहां से यहीं पहुंचाना है ना, क्योंकि सारे काम कौन कर रही है, सेल कर रही है। तो हर चीज जो हम खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो कहां पहुंचानी है, हमें सेल तक पहुंचानी है। ठीक है, तो यानी कि जैसे जो सेल है, अब इस सेल की क्या विशेषता होती है, तो इस सेल की विशेषता ये होती है सर कि ये हम मान लीजिए एक सेल है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। सेल के ऊपर एक क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन में ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए बॉडी को कोई चीज दी गई, या बॉडी को ब्रेड का टुकड़ा दिया गया। मान लीजिए बॉडी को क्या दिया गया, ब्रेड का टुकड़ा दिया गया। अब ये ब्रेड का टुकड़ा बॉडी क्या करेगी, अंग क्या करेंगे, तो वो उसको छोटा करेंगे। क्या करेंगे, वो उसको छोटा करेंगे। तो अंगों ने उसको छोटा किया और उस ब्रेड से क्या निकाल दिया सर, ग्लूकोज निकाल दिया। क्या निकाल दिया उससे, ग्लूकोज निकाल दिया। यानी कि शरीर के अंगों के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स जटिल भोज्य पदार्थ था ब्रेड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, जिसमें खनिज लवण भी थे, जिसमें प्रोटीन भी था, उन सब चीजों को शरीर के द्वारा बाहर निकाला गया। और बाहर निकाला गया तो हमें एक छोटी यूनिट मिली, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को कोशिका के द्वारा क्या कर लिया जाएगा सर, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। तो देखिए बॉडी में ना दो क्रियाएं होती हैं। बॉडी में केवल पाचन नहीं हो रहा है, बॉडी में एक क्रिया तो होती है पाचन। एक क्रिया कौन सी होती है, पाचन। और दूसरी क्रिया कौन सी होती है सर, अवशोषण होता है। दूसरी क्रिया कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि शरीर जिन चीजों को, जो चीजें बड़ी हैं, जो बड़ी यूनिट में हमें मिल रही हैं, शरीर पहले उनको क्या करेगा, तोड़ेगा, है ना। और जब वो टूट जाएंगी, जब वो छोटी हो जाएंगी, तो उनका क्या होगा, अवशोषण होगा। यानी कि शरीर में अंतिम स्तर पर, लास्ट स्टेज पर हर चीज का क्या होता है, अवशोषण होता है। समझ में आ गई बात। तो देखिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, पाचन में बताता हूं क्या होता है। तो पाचन की डेफिनेशन सर ये होगी, पाचन की जो डेफिनेशन है वो ये होगी, पाचन, ठीक है, डाइजेशन।
डाइजेशन। ठीक है, तो पाचन की डेफिनेशन ये हो जाएगी, जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल सरल भोज्य पदार्थों में, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। समझ में आ गई बात? अब इसमें दो चीजें मुझे मिली। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बवाल है। एक तो हमें मिला जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है। और दूसरा हमें इसमें हमने देखा सरल भोज्य पदार्थ। ये क्या होते हैं? सरल भोज्य पदार्थ, इसको बोलते हैं हम सिंपलर फूड। इसको क्या बोलते हैं? सिंपलर फूड बोलते हैं। दो चीजें मिली। अब जटिल भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे देखिए, आप प्रतिदिन बहुत सारी चीजों का सेवन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोटी का सेवन करते हैं, आप आलू का सेवन करते हैं, आप दूध का सेवन करते हैं, आप मांस का सेवन करते हैं। ये सारी चीजें आप खा रहे हैं और इन चीजों की संख्या भैया फिक्स नहीं है, ये अनलिमिटेड चीजें मार्केट में उपस्थित हैं, है ना? ठीक है, और इन सारी चीजों का सेवन हम करते हैं, लेकिन इन सभी चीजों से हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड मिलती हैं। जैसे देखिए, इनसे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? प्रोटीन मिलेगा। इनसे हमें क्या मिलेगी? वसा मिलेगी, फैट मिलेगी, लिपिड मिलेंगे। इनसे हमें और क्या मिलेगा? खनिज लवण मिलेंगे। क्या मिलेगा सर? खनिज लवण, मिनरल्स मिलेंगे। इनसे हमें और क्या मिलेगा? जल मिलेगा। इनसे हमें और क्या मिलेगा सर? विटामिन मिलेंगी। इनसे हमें और क्या मिलेगा सर? तो इनसे हमें फाइबर्स और रेसे प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? फाइबर्स और रेसे प्राप्त होंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में मिलती हैं, जटिल भोज्य पदार्थों के रूप में मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से सरल भोज्य पदार्थ क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब डाइजेस्ट होता है तो वो बन जाता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो वो बन जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यानी कि वो बन जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर वसा की बात करेंगे तो वसा जो है वो किस में टूटेगी सर? वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल में यानी कि फैटी एसिड में। किसमें टूट जाएगी वो? फैटी एसिड में। ठीक है, अब खनिज लवण, जल और विटामिन और रेसे बचे। देखो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि शरीर में दो क्रियाएं हो रही हैं। एक क्रिया हो रही है पाचन और दूसरी क्रिया हो रही है अवशोषण। पाचन की जरूरत हमें जब है जब कोई चीज हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रही है। पाचन की जरूरत हमें क्यों है? वो चीज हमें जरूरत तब है जब हमें कोई भी चीज किस फॉर्म में मिल रही है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल रही हो। लेकिन अवशोषण का मतलब सीधा सीधा तभी होगा जब कोई चीज हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिल ही नहीं रही, तो उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो ये जो चीजें हैं ये हमें कॉम्प्लेक्स जटिल रूप में नहीं मिलती, तो शरीर के द्वारा डायरेक्ट इन सब चीजों का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। डायरेक्ट शरीर क्या कर लेता है? इनका अवशोषण कर लेता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि शरीर में जल का पाचन होता है सर, तो आप बताएंगे कि बिल्कुल नहीं। जल का क्या होता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। विटामिन का पाचन होता है? नहीं होता।
उनको तोड़ने के लिए शरीर में न तो कोई एंजाइम है और न ही उनका डाइजेशन होता है। तो जब उनका डाइजेशन नहीं होता तो डायरेक्ट उनका क्या हो जाता है, अवशोषण। वैसे ही खनिज लवण, क्योंकि ये चीजें अपने आप में ही इतनी छोटी हैं तो इनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ, जैसे मार्केट में इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मार्केट से आप कुछ चीजें लेकर आते हैं, कुछ चीजें जैसे सब्जी गोभी लेकर आया, अब आप क्या करेंगे, उस गोभी को काटेंगे, पीटेंगे, सब्जी बनाएंगे, तब खाएंगे। गुलाब जामुन लेके आए, डायरेक्ट ही खा लेते हैं, उसको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ही हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लेकर आते हो, उन्हें अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, उसके बाद खाते हो। कुछ चीजें ऐसी लेके आते हो जो डायरेक्ट अकॉर्डिंग बनी हुई आती हैं, उनको डायरेक्ट खा लेते हैं, डायरेक्ट सेवन कर लेते हैं। बॉडी भी ठीक वैसे ही काम कर रही है। बॉडी कुछ चीजों को तोड़ती है, अब कोशिका के स्तर की बनाती है ताकि कोशिका उसको एब्जॉर्ब कर सके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट प्रयोग में ले ली जाती हैं, तो वो ये है। तो पाचन की डेफिनेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। पाचन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। शरीर में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पचती नहीं है लेकिन डायरेक्ट अवशोषित हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पच जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पचता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में पचता है, अमीनो अम्ल में। वसा किस में पचती है, वसीय अम्ल में। ठीक है, ये सवाल पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। वसा की इकाई क्या होती है, वसीय अम्ल। ग्लूकोज से मिलकर क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बना होता है, प्रोटीन। और फैटी एसिड वसीय अम्ल से मिलकर क्या बना होता है, तो वसा मिलकर बनी होती है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, क्लियर। ठीक है, देखो एक सवाल और इसमें पूछा जाता है हमसे, वो सवाल क्या है वो सुनिए। जैसे सवाल ये पूछ लिया कि पाचन एक क्रिया है। ठीक है, पाचन एक क्रिया है। ठीक है, वो सवाल ये है, पाचन एक क्रिया है। ठीक है, ये सवाल है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक दे रखा है उपचय, एक दे रखा है अपचय, एक दे रखा है ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और दूसरा डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या आंसर टिक करोगे। ठीक है, ये सवाल है मान लीजिए, तो आप क्या आंसर टिक करोगे। तो देखिए इसको समझ लीजिए, इस सवाल को। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं, चयापचय क्रियाएं भी बोल देते हैं, चयापचय क्रियाएं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहा जाएगा। क्लियर। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगा सर अपचय, अपचय को बोलते हैं हम कैटाबॉलिक। अपचय को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक बोलेंगे। एक क्रिया होती है उपचय, उपचय को क्या बोलेंगे हम, एनाबॉलिक। उपचय को क्या बोलेंगे हम, एनाबॉलिक। उपापचय क्रियाएं, चयापचय क्रियाएं दो प्रकार की हो गई। एक अपचय हो गया, कैटाबॉलिक हो गया, और एक उपचय हो गया, एनाबॉलिक हो गया। इनका क्या मतलब है, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई। शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को, शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। अब शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, तो इस बात को समझो। देखो इस बात को समझना है, हमें ध्यान से समझना है थोड़ा सा। अभी मैंने बताया था कि यदि जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थ टूटेंगे सरल पदार्थों में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड टूटेंगे सिंपलर फूड में, सिंपलर फूड में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड टूटेंगे सिंपलर फूड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम अपचय बोलेंगे। ठीक है, और इस अपचय के उदाहरण क्या क्या होंगे सर,
तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हम कहाँ चलते हैं? पाचन में। तो इसमें एक क्या लिखेंगे हम? पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। तो क्या हो गया? अपचय। तो इसका आंसर क्या होगा? अपचय इसका आंसर हो जाएगा। कैटाबॉलिक इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन में भी तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन गई, माइटोकॉन्ड्रिया में उन्होंने रिएक्शन करी और उसके बाद उससे एक सिंपल चीज एनर्जी हमें मिली। तो श्वसन भी किस में आएगा? इसमें, यानी कि रेस्पिरेशन। किसमें आएगा? रेस्पिरेशन में आएगा। तो पाचन हो गई, श्वसन हो गई, ये कैसी क्रियाएं हैं? कैटाबॉलिक है, अपचय क्रियाएं। ठीक है सर। उपचय क्या होता है? उपचय में क्या होगा? सरल पदार्थ दोबारा से कन्वर्ट हो जाए जटिल पदार्थों में, जटिल पदार्थों में, यानी कि सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी तो हो रहा है शरीर में, जैसे जैसे हार्मोन का बनना, जैसे हार्मोन का बनना। अब हार्मोन सर कैसे बन रहे हैं? हार्मोन कोई सिंपल चीज तो है नहीं, उसमें प्रोटीन भी कई सारे लगे हुए हैं तब जाके हार्मोन बना है। ठीक है, और प्रोटीन कहां से आ रहा है? तो यहां से आ रहा है, पाचन से आ रहा है। श्वसन, अगला क्या होगा सर? श्वसन, सॉरी श्वसन क्यों, श्वसन नहीं होगा इसमें, श्वसन तो इसमें आ गया है। अगला जो होगा वो होगा एंजाइम, एंजाइम का निर्माण, एंजाइम का निर्माण। ठीक है, डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण। तो ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा इसमें अपचय में, एनाबॉलिक में। ये सेम वैसा ही है जैसे दूध से मान लीजिए हमने घी निकाल लिया और फिर हमने उसी घी से क्या बना दिए? लड्डू बना दिए। उसमें कई सारी चीजें और मिक्स कर दी जिससे वो क्या बन गए? लड्डू बन गए, है ना। तो ये सेम वैसा ही है। तो ये सारी क्रियाएं उपचय में आती हैं और ये सारी क्रियाएं अपचय में आती हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए, तो इतनी बातों को हमने इसमें सीखा। अभी हमने क्या क्या सीखा है? मैंने आपको, देखिए इतनी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों को कवर करने के लिए हमें थोड़ा समय तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और पहले हम जब किसी चीज को समय देंगे तो उस चीज को पढ़ने का अपना आनंद भी आएगा और पेपर देने जाएंगे तो सवाल भी टिक होंगे, है ना। एक साथ सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं और लगभग मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको हर पॉइंट बता के चलूं, हर पॉइंट के पीछे की क्या कहानी है वो बता के चलूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय तो चाहिए। लगातार मैं वीडियो डालूंगा, आपको उन वीडियोस को देखना है और ये मान के चलिए कि सबसे अच्छी आपकी साइंस होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया कि अपचय क्या है ना। अपचय और उपचय में क्या है? तो पाचन एक कैसी क्रिया है? अपचय क्रिया है। यानी कि अगर मुझसे सवाल अब कोई ये पूछता है कि पाचन क्या है, तो मैं उसको बहुत ब्रॉड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, है ना। मुझे क्या बताना है कि पाचन का मतलब क्या है सर? पाचन में जटिल भोज्य पदार्थ हैं, उसको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। पाचन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। देखो मेटाबॉलिक तो है ही, लेकिन मेटाबॉलिक में भी कौन सी है? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पाचन क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। पाचन के अंग कौन कौन से हैं ये बात आपको समझ में आ गई। बायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब इस टॉपिक को हम अपना आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पाचन है इसकी डेफिनेशन हमने सीख ली है कि डेफिनेशन क्या होती है और शरीर में कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती हैं ये बात हमें समझ में आ गई। कौन कौन सी चीजों का सीधा अवशोषण होता है ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुख गुहा से बक्कल कैविटी से। ठीक है, तो ये बात जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं, है ना। और मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास जब भी करें तब उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम।